अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टेस्ट नंबर 2। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यूज, ये जो टेस्ट है ये पीएमडीसी की सिलेबस के मुताबिक है और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो है गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ये 3 चैप्टर्स हैं जिनके हम एमसीक्यूज आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके साथ सोल्यूशन भी लाएंगे। Okay, so let's talk about the very first MCQ, that is MCQ number 69. अगर आपके पास टेस्ट है तो आप उसको देखिए, मैं इधर से बताऊंगा आपको। What is the new volume for a gas? न्यू वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये पूछते हैं कि V2 क्या है। What is the new volume for a gas whose volume and pressure are 1 dm cube and 2 atm? यानी V1 दिया है, V1 ये मालूम करना है, V1 है कितना, वो है 1 dm cube और इसके जो प्रेशर है वो है P1 is equal to that is 2 atm respectively। अच्छा, अभी कहते हैं कि when the pressure is increased to 6 atm, अब ये जो P1 है इसको अगर हम इंक्रीज करें from P1 to P2 और वो है 6 atm and the temperature remains constant और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अब बताओ, ये पूछ रहे हैं कि बताओ अब व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम क्या है। अच्छा, गौर से देखना, हमने कहा कि अगर शुरू में टेम्परेचर 2 atm है और फिर प्रेशर हो गया, शुरू में प्रेशर 2 atm और फिर इंक्रीज हो गया तो 6 atm, वॉल्यूम यहाँ है 1 dm क्यूब। ये एमसीक्यू है फ्रॉम द बॉयल्स लॉ और बॉयल्स लॉ जैसे कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी आप प्रेशर जितना इंक्रीज करोगे वॉल्यूम उतना डिक्रीज होगा। अब हमने कहा कि कितना डिक्रीज, तो इसको आप देखिए, हम ये देखेंगे, हम 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उससे 6 आए, मतलब हमें यहाँ ये वाली जगह फिल करनी है, तो हम करेंगे 2 into 3 यानी 2 3 is 6, 3 दूनी 6, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम कितना आता हमारा, V1 is equal to 1। अब V2 क्या होगा, V2 होगा, अब हमने कहा प्रेशर को इंक्रीज करोगे इतना डिक्रीज आएगा, क्या होगा, इतना डिक्रीज। ये डिक्रीज कितना है, तो जिस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर, ये आपके पास होगा 1/3 और ये आपका हो जाएगा क्या, दिस इज V2। योर आंसर इज 1/3 एंड दिस इज B, the option number B is the correct option of the 69। ठीक है, नेक्स्ट इज 70। 70 कहते हैं कि the volume of 70 में पूछते हैं कि the volume of 1 mole of an ideal gas at 546 K and 2 atm pressure at STP is। देखो 70 में कहते हैं कि अगर आपके पास 1 मोल एक गैस है, कोई भी 1 मोल है, ओके, अब 1 मोल के साथ टेम्परेचर कितना है, वो है 546 K, ये है 546 K और इसके साथ जो प्रेशर है वो है 2 atm। अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बताना है। मैं सिंपल सी बात बताऊं, 1 मोल कोई भी गैस होती है तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू द ओगैड्रोस लॉ कि 1 मोल जब कोई गैस होती है दैट इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब, राइट। दिस इज व्हाट यू शुड नो। किसी भी एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अभी कहते हैं भाई हमारे पास ये यहाँ ये हो गया, मैं कहता हूं कि इसका जो वॉल्यूम टेम्परेचर है वो 546 के है। तब आप कहेंगे सर 546 के का हमें कैसे पता चलेगा वॉल्यूम कितना है। हम ऐसे मालूम करेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 के पर वॉल्यूम इतना होता है, जिसको हम कहते हैं एसटीपी। क्या कहते हैं, एसटीपी। अगर हम ऐसा करें कि अगर इस टेम्परेचर को डबल करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 546, तो ये जो वॉल्यूम है ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ कि अगर वॉल्यूम टेम्परेचर डबल करोगे वॉल्यूम डबल होगा, तो ये हो जाएगा 22.4 के बजाय 44.8 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अब 2 atm प्रेशर है। अच्छा, प्रेशर अगर ये मैंने कहा ये कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 के और 1 atm पर। अब लेकिन यहां पर 1 atm नहीं है, यहां पर 2 atm है, यानी प्रेशर ज्यादा है, डबल है। तो जब प्रेशर को डबल करोगे वॉल्यूम क्या होगा, आधा होगा। ये याद रखना,
मतलब ये हुआ कि इस 544.8 को वापस आधा करो। तो आधा करोगे इसको भी 2 पे डिवाइड करोगे, 2 पे डिवाइड करोगे वापस इससे 22.4 आएगा। इसका मतलब है इट हैज 22.4 डेसिमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम। देखो सिंपल सी बात, बॉयल्स लॉ कहता है कि जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम उतना कम होगा। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम जितना इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। अब मैं वो कहूं कि अगर मैंने टेम्परेचर डबल किया वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहते हैं सर डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी 22.4 का डबल हो जाएगा। अब छोड़ो जितने भी है, लेकिन अब मैं कहूं कि प्रेशर भी मैंने डबल किया, तो आप कहेंगे यहां से था वॉल्यूम, यहां गया। अब मैं अगर प्रेशर को डबल करूंगा ये वापस अपनी जगह आ जाएगा, तो द वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। आप इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल ट्रिक से आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप क्या करें, टेम्परेचर को डबल करें वॉल्यूम डबल, प्रेशर को डबल करें वॉल्यूम आधा। दिस इज व्हाट द वे यू शुड सॉल्व द एमसीक्यू। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं, दैट इज एमसीक्यू नंबर 71 एंड इट सेज, द 71 नंबर सेज which of the following statement about gas is untrue। मतलब ये कि आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है गैसेस के बारे में, और आप सही सुने और मुझे जवाब दे इसमें कौन सा गलत है। ओके, नंबर 1 का ऑप्शन, दे डिफ्यूज इजीली, ये बहुत इजीली एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। नंबर 2, दे हैव मैस, इनका मैस होता है। गलत है कि ठीक है? ठीक है, इनका मैस भी होता है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, ये भी ठीक है। एंड देन द लास्ट वन इज they do not mix well, इसको हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली द ऑप्शन नंबर डी इज द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 72 के बारे में बात करेंगे, इट सेज बिहेवियर ऑफ व्हिच गैसेस इज एक्सप्लेन्ड बाय वैन डर वाल इक्वेशन। अच्छा, वैन डर वाल इक्वेशन हमें किस बिहेवियर के बारे में, किस गैस की बिहेवियर के बारे में ये बताती है वैन डर वाल इक्वेशन। तो हमारे पास है नंबर 1 रियल गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बी सी आइडियल गैसेस, एंड नंबर डी दैट इज डाई एटॉमिक गैसेस। तो हम जो वैन डर वाल इक्वेशन की बात करते हैं, तो ये रियल गैसेस के बारे में हमें बताती है। तो इसका मतलब ये है, इसका ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स टॉक अबाउट द 73। इट सेज चार्ल्स लॉ हैज अ कांस्टेंट कंपोनेंट व्हिच इज, यानी चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं चार्ल्स लॉ में हम कहते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है। तो 73 का ऑप्शन है प्रेशर, राइट। सो द ऑप्शन इज pressure, and pressure is C in the 73, C। Okay, now let's talk about the 74। 1 tar is equal to, एक tar किसका बराबर है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि 74 में ये मैं लिखूंगा 1 tar is equal to, sorry, 1 tar is equal to 1 mm of Hg, इसका बराबर होता है। देखो हम कहते हैं ना 1 atm is equal to 760 mm of Hg, right, या is equal to 760 tar, right, या 14.7 psi, am I right, या 101.325 पास्कल, 101.325 किलो पास्कल, एंड हम कहते हैं ये 1.01325 बार psi बार, राइट। ओके, ये इसका बराबर होता है। तो भाई हमें पता चला कि एक एटीएम 1 mm ऑफ जी के बराबर है, हमने ये ऑप्शन ढूंढना है कि हम कहते हैं कि 1/3 is equal to 1 mm of G, and that is the option number B। Okay, let's talk about the 75 number MCQ। 75 says real gas behaves like an ideal gas। मैं ये बताओ कि रियल गैस और आइडियल गैस, रियल गैस को हम कैसे, किस कंडीशन पे, यानी रियल गैसेस हैं किन कंडीशंस पे ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो याद रखना, हमारे साथ अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे और प्रेशर को डिक्रीज करोगे, यानी हाई टी एच टी हाई टेम्परेचर एंड एल पी यानी लो प्रेशर, इस पे क्या होगा, इस पे ये गैस रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर, लेट्स सी, high temperature and low pressure, A, option number A is the correct option। 76 says that which of the following has the most disorganized या disordered particles। कौन है कि जिसके particles disorganized है, ये जरा गौर से सुनिएगा। ये है A water, B steam at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, B यानी C is impure water at 102 डिग्री सेंटीग्रेड, impure water, and D is वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, हमारे पास कितने ऑप्शंस आई, इन ऑप्शंस का आपने जवाब बताना है कि कौन सा ठीक है। ओके, अब मैंने वो कहा एक है हमारे पास क्या, एक है हमारे पास वाटर। तो वाटर जब हम बात करते हैं तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे या एसटीपी या आरटीपी पे हम लेते हैं। वैसे तो हमारे पास ये आरटीपी यानी रूम टेम्परेचर भी ही होता है, तो आरटीपी पर हम लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है। अच्छा,
अब आपने कहा स्टीम, तो टेम्परेचर जब दोगे तो स्टीम का मतलब ये होता है कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? तो स्टीम को जब आप वो करोगे, हीट करोगे उस वक्त, तो ये डिसऑर्डर कहाँ ज्यादा होता है? यू हैव टू टेल मी दिस ऑप्शन। ये एमसीक्यू नंबर कौन सा है? एमसीक्यू नंबर 76 है। ओके, 76 नंबर ऑप्शन में आप मुझे बताएं कि क्या आएगा। हम ये कहते हैं कि पहली बात यह है कि हमारे पास जो ऑर्डर होता है, तो ये हमारे पास होता है कि सबसे ज्यादा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास अगर तीन चीजें हैं, एक हमारे पास वेपर आए ना, स्टीम के मतलब वेपर्स, स्टीम, दूसरा हमारे पास है वाटर, ठीक है, एंड ब्ला ब्ला। हम ये देखेंगे कि क्या क्या इसमें सॉलिड है, तो सॉलिड जो होता है ना सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। उसके बाद लिक्विड होता है, लिक्विड दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइज्ड है, एंड तीसरा नंबर होता है गैस। गैस इज द थर्ड ऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। ये है हमारे पास, ये आते हैं। अब मैं वो कहूँ कि इनमें बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर, तो मेरे ख्याल में आप जाके बता सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, और बी ऑप्शन इज स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? स्टीम एट 100, तो स्टीम क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हम लेंगे तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, यानी गैस के फॉर्म में होगा। हमें सिर्फ इसी एक पॉइंट को जहन में याद रखना है कि अगर अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है ये सारा का सारा खराब हो जाएगा। एक्चुअली व्हाट वी हैव द 76 नंबर ऑप्शन इज बी, स्टीम एट, ओके, ये होता है स्टीम एट, एक मिनट, सिस्टम में थोड़ा सा हो गया, 76 ये है, ठीक है, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज बी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 77 नंबर एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। द टेम्परेचर व्हेन मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स इज रेफर्ड टू एज, हम एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाते हैं, वैसे हम कहते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के खिलाफ है कि वॉल्यूम जीरो हो जाता है, ये तमाम मोशन स्टॉप हो जाते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम ये कहते हैं कि विच द फॉलोइंग, ये द टेम्परेचर जिस पर क्या होता है, जिस पर मोशन जो है वो स्टॉप हो जाता है, वो एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, या डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तो पहला है दिस इज एब्सोल्यूट जीरो, ए, क्योंकि इस पर सारे के सारे जो 78 सारे के सारी जो मोशंस हैं वो सारे के सारे स्टॉप हो जाते हैं। 78 नंबर सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर एनी गैस, ये कहता है कि डेंसिटी, डेंसिटी के लिए आपने सही फार्मूला बताना है, वो कौन सा है। ओके, हमारे पास डेंसिटी के फार्मूला मैं बताता हूँ, आपने, मैं बताता हूँ फार्मूले और आपने बताना है इसमें करेक्ट कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन है, ए इज डी इज इक्वल टू आर टी बाई पी एम, D is equal to RT divided by PM, ये A number option है। B number option says that this is D is equal to PM by RT, PM divided by RT। C जो है वो है MT by PR, MT divided by PR, and D number option है and it says RM by PT, RM divided by PT, ये है भाई। इसका सिंपल फार्मूला ये है, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर ने रट्ठा लगाया था, ये है, ये वाला प्राइम मिनिस्टर ने रट्ठा लगाया था, तो ये डेंसिटी वाला फार्मूला, इससे आप याद कर सकते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच इज पी एम डिवाइड बाय आर टी। आई एम श्योर कि ये आपके लिए आसान होगा ना। नेक्स्ट 79 नंबर सेज वाटर एक्सपैंड्स व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो, ये कहता है कि टेम्परेचर एक्सपैंड करता है, कब एक्सपैंड करता है, तो हम कहते हैं इट एक्सपैंड्स बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता ही है ना, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कंसिडर करो, ये आपके साथ जरा गौर से मेरी बात सुनना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है। अच्छा, आइस में जो हाइड्रोजन बांड है वो परमानेंट होते हैं, ठीक है, ये आपको जाके H2O ऐसे बांड बना लेता है इर्द गिर्द। अब मतलब ये कि आपका H2O है ऐसा, फिर जाके ये ऐसे बनाता है, फिर ये ऐसे बनाता है, मैं उसको बना रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब जैसे ही आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं तो ये जो बॉन्ड्स है वो टूटना शुरू हो जाते हैं और ये बॉन्ड कम हो जाते हैं, फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर ये और भी, फिर 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे और भी,
और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बिल्कुल करीब आ जाते हैं, ये बिल्कुल करीब आ जाते हैं। इट मेक्स लाइक स्ट्रक्चर कि जिसमें इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्यों मैक्सिमम होती है? क्योंकि वैल्यू वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होता है। और जैसे ही आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं, 4 से 5 पे जैसे आप जाते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल करीब होते हैं ना, अब उनमें थर्मल एक्सपेंशन शुरू हो जाती है और एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर ऑन विच 4 degree centigrade is the temperature on which it has maximum density. So 79 number is option is 4 degree centigrade. कौन सा है इसमें 4 degree centigrade? And that is the option number D. This is option number D. Now 80, option number 80, sorry, MCQ number 80 says the general gas equation consists of कौन सा law है जो general gas equation में है? Boyle's law, Charles law, Avogadro's law या all? No, D, all. That is D, all. Okay, 81. 81 says that among the following is associative liquids. इसमें associative liquid कौन सा है? अच्छा, हम associative liquid किसे कहते हैं? हम उसे कहते हैं जिनमें intermolecular forces होती है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास कौन कौन है यहाँ? CCl4 में हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं। बेंजीन में है? नहीं। फिर ऑप्शन दिया है अमोनिया, इसमें है? यस। Hg में है? नहीं। तो NH3 अमोनिया, and that is option number C, NH3 ammonia. Okay, 82 says tell me that dipole forces is dash times weaker than covalent bond. अच्छा, dipole forces जो है वो कितने टाइम्स कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर है, ये आपने बताना है। एंड इट सेज जो लंदन सॉरी ये जो ओके हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये कितने टाइम जो है वो क्या नाम है, ये स्ट्रॉन्गर है। ये 2 to 300 है एक्चुअली। बाज बुक्स में 200 लिखा है, बाज में 300 लिखा है। दिस एक्चुअली 300 टाइम्स। ठीक है। ओके, नेक्स्ट विच गैस इज बिहेव्स मोर आइडियली एट एसटीपी। आपको कहता है कि कौन सी गैस है जो ज्यादा बिहेव करती है एट एसटीपी। तो एसटीपी पर कौन, मैं गैसेस बताता हूँ। हमने देखना है SO2। SO2 हमारे पास पोलर होता है, H2S पोलर है, फिर दिया है NH3 पोलर है, एंड देन देयर इज H2 हाइड्रोजन नॉन पोलर है। तो जब हमारे पास पोलर और नॉन पोलर होता है, हमने नॉन पोलर देखना है। नॉन पोलर इज द करेक्ट एंड दैट इज H2। ठीक है। नेक्स्ट 84 नंबर MCQ says that a gas volume will increase when its absolute temperature doubles and its pressure decreases by half. ये बताना है कि इसका वॉल्यूम, द वॉल्यूम विल इंक्रीज when its absolute temperature doubles and pressure decreases by half। ये कहता है कि अगर एक गैस है, अब गौर से इस बात को समझना। अच्छा, मेरे ख्याल में जो पहली मैंने बात बताई है, अगर आप उस बात को समझे हैं तो इसका जवाब आप मुझे दे देंगे इजीली। मैं वो कहता हूँ कि एक गैस है, उसका वॉल्यूम कितना बढ़ता है। एक गैस है, उसका वॉल्यूम कितना बढ़ता है अगर हम क्या करें, उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको हम डबल करते हैं, और उसका जो प्रेशर है उसको हम हाफ कर लेते हैं, हाफ। अब बताओ कि हमारे पास अगर वॉल्यूम जो है वो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, हमने बात बताई है, बात पहले की है कि अगर टेम्परेचर को डबल करोगे, डबल का मतलब 2T करोगे, तो वॉल्यूम भी आपका 2V हो जाएगा। यानी टेम्परेचर के डबल के साथ वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। अब यहां पर हाफ किया है, तो अगर प्रेशर को ज्यादा करोगे वॉल्यूम कम होगा, लेकिन प्रेशर को कम करोगे तो प्रेशर हमारे पास क्या हो गया, 1/2P हो गया, यानी हाफ हो गया। तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा। अब हमारे पास वॉल्यूम है 2V, ऑलरेडी है 2V, टेम्परेचर के साथ डबल हो गया तो 2V हो गया। अब ये 1/2, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो गया, जितना वॉल्यूम उतना इंक्रीज होगा। ये हमारे पास है 4V, तो हमारे पास ऑप्शन है 4V, यानी 4 टाइम्स ये इंक्रीज होगा। 84 नंबर का जवाब होगा 4 टाइम्स इंक्रीज, एंड दैट इज इंक्रीज 4 टाइम्स, दैट इज ऑप्शन नंबर B is the correct option. Okay, now we are coming towards the MCQ number 85, and it says that which of the following equation is for ideal gas। कौन सी इक्वेशन आइडियल गैस के लिए है। Pv is equal to nRT dr sorry Pv is equal to dRT, B PR is equal to NTR, C is equal to PM is equal to nRT, and the last one D is
PV is equal to nRT. So that is PV is equal to nRT. Now let's talk about the MCQ number 86. Let's say London dispersion forces are significant for, ये किसके लिए सिग्निफिकेंट है, यानी डोमिनेंट किस में है, पोलर, नॉन पोलर, सॉरी पोलर, आयनिक, मेटल्स एंड नॉन पोलर, ये नॉन पोलर में है, ठीक है, एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, नॉन पोलर. 87 MCQ says that vapor pressure increases when increase in temperature of the liquid because of, ये कहता है वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो क्यों होता है, ऑप्शन सुनिएगा गौर से. इंक्रीज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ये मॉलिक्यूलर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं इसलिए. नंबर 2, इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ ज्यादा हो जाती है. सी, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, क्या मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस मॉलिक्यूल उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, सॉरी लिक्विड्स की, माय मिस्टेक, लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है या उनकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, राइट, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. तो 87 नंबर इज कौन सा, दैट इज इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज सी. नाउ 88, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज, आपने बताना है इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है. वैसे मैं आपको ऑप्शन नहीं बल्कि बताता हूं कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल H2O है, HF है, NH3 है और साथ में HCl है, और मैं आपको बताओ इसमें से सही ऑर्डर कौन सा है. देखो इसको देख के ही आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का है. आई एम श्योर कि आप लोग यही कहेंगे, राइट, कि जो सबसे ज्यादा है वो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, वो वाटर का है. अच्छा, अब 88, ओह यस. अच्छा, अब मैं वो कहूं कि इसमें आपने बताना है मुझे कि कौन ऐसा है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा है. देखो मेरे पास है H2O सबसे ज्यादा, आपको पता होना चाहिए H2O में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट. हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें होगा तो डेफिनेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. लेकिन फिर अब ये तीन है, इनमें सबसे ज्यादा किसका है, तो इसमें देखना ही है कि जो H2O है उसका सबसे ज्यादा होता है वाटर का, दूसरे नंबर पे HF का है, तीसरी नंबर पे NH3 का है और फिर चौथे नंबर पे HCl का है. ये ऑर्डर मैंने बताया आपको. देखो H2O का 100 है, 19 पॉइंट समथिंग है, -33 है और इसका उससे भी कम है, तो मतलब सबसे ज्यादा इसका है H2O. तो 88 का जो जवाब है हम ये ढूंढेंगे H2O HF, H2O सबसे पहले ढूंढना है, H2O HF NH3 HCl, D, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 89. नेक्स्ट एमसीक्यू सुनिएगा, which of the following is the most abundant state of matter in the universe, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, ऑफ कोर्स दैट इज प्लाज्मा, डी, प्लाज्मा. अच्छा याद रखना यूनिवर्स में बात कर रहा हूँ क्योंकि हम जब एमसीक्यू वो डिस्कशन कर रहे थे तो बच्चों ने कहा कि सर लिक्विड सबसे ज्यादा है, तो मैंने कहा हम अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स में वो है. अच्छा, 1 मोल ऑफ अ सॉलिड मेल्टिंग इनटू अ लिक्विड, यानी आपके पास एक सॉलिड है और वो 1 मोल है और इसको आप लिक्विड में मेल्ट कर रहे हैं, 1 मोल है. अच्छा 1 मोल, अच्छा 1 मोल सॉलिड को जब आप लिक्विड करते हैं, मेल्ट करते हैं, बताओ मेल्टिंग पॉइंट पे इस अमाउंट ऑफ हीट जो कि अब्जॉर्ब होती है, मतलब आप इसको आप हीट दोगे ना, हीट दोगे तो ये इसमें कन्वर्ट, ये लिक्विड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा. बताओ इस 1 मोल को जब हम कन्वर्ट करते हैं इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, बाय द वे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, पहले आपको पता होना चाहिए सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इसको कहते हैं फ्यूजन, इसको फ्यूजन कहते हैं. तो मोल है, एक मोल है इसलिए इसको मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. आपको ये पता होना चाहिए. तो 90 नंबर है, इसमें हम ये ढूंढेंगे कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कौन सा है, तो दैट इज एक्चुअली सी, ना लेटेंट दिया है वो, सॉरी, मोलर हीट ऑफ डी 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 डी, दैट इज डी. ओके ओके. 91, 91 says which one relates to vapor evaporation falsely, यानी which of the following is correct for the evaporation, कौन सा ऑप्शन इवापोरेशन के लिए गलत है, ऑप्शन सुनिएगा. ऑप्शन नंबर ए सेज सरफेस फिनोमिनन, क्या ये सरफेस फिनोमिनन है, हाँ जी है.
कंटिन्यूस होता है, यस। एक्सोथर्मिक है या कॉजेस कूलिंग है, तो कूलिंग भी कॉज करता है और ये एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक वाला ऑप्शन एंड दैट इज सी ऑप्शन एक्चुअली। दूसरी बात, अब ये अपने साथ लिखिएगा, ये एक्सेप्शन है कि ऑल द spontaneous या all the continuous processes are endothermic, sorry exothermic, all the continuous process या all the continuous processes are exothermic except evaporation, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम आते हैं 92 नंबर, वो है इट सेज दैट द प्रोसेस ऑफ evaporation is endothermic, the process of evaporation is endothermic, वेपर प्रेशर डजंट डिपेंड अपॉन, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता है, हम कहते हैं वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता सरफेस एरिया पर, ये सरफेस एरिया पर इसका कोई अमल दखल नहीं होता, इस डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये दो चीजें हैं जिन पे डिपेंड करता है, तो हमने सरफेस टेंशन को ढूंढना है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए एक्चुअली। ओके 93 it says that the number of hydrogen atoms of NH3 that is not involved in the hydrogen bonding, यानी आप NH3 नहीं है, NH3 में वो हाइड्रोजन एटम्स बताएं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होते, हम कहते हैं यहां पर तो एक ही इन्वॉल्व होता है और वो ये है, ये फिर हाइड्रोजन है और फिर ये नाइट्रोजन ऐसे, तो सिर्फ ये इन्वॉल्व है, जब ये एक इन्वॉल्व है और ये दो नहीं इन्वॉल्व है, ये दो, इसका मतलब ये ट्रू है, तो ये 93 का ऑप्शन में हम ट्रू ढूंढेंगे एंड दैट इज बी नंबर ऑप्शन। ओके 94 says that among the following which one has maximum boiling point, boiling point सबसे ज्यादा किसका है, सुने Br2 ब्रोमीन, HF NH3 CO2 और HF, यानी ब्रोमीन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, HF में और NH3 में, अमोनिया में, बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। वैसे आपके जहन में अमोनिया ही आएगा या HF आएगा, लेकिन एक्चुअली ये ब्रोमीन का है, ब्रोमीन लिक्विड है, ब्रोमीन नहीं है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन इज लिक्विड एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए 95। ओके नेक्स्ट इट सेज द स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर, किस में स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किस में है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, तो ये आयोडीन में है, ठीक है I2 में है, क्योंकि ये सॉलिड है और बाकी लिक्विड या गैसेस हैं। ओके आइस हैज अ लार्जर वॉल्यूम देन लिक्विड, जो जो सॉलिड है ये लिक्विड से वॉल्यूम में बड़ा होता है, तो कितना बड़ा होता है, ये 9% बड़ा होता है, ये अपने साथ लिखिएगा 9%, तो ऑप्शन 9% हम ढूंढेंगे एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी एक्चुअली। 97 number MCQ, we're going to talk about the 97, and the 97 says that which of the following compound has a high surface tension value, सबसे ज्यादा surface tension किसकी है, तो ऑप्शन में बताता हूँ, हेक्सेन, मर्करी, वाटर एंड अल्कोहल, किसकी, हम ये देखेंगे जो मेटल होता है ना, मेटल उनका जो मेटल होता है उनकी सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी। 98 says that which of the following accurately reflects the boiling point of the liquid in decreasing order, सबसे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपने बॉइलिंग पॉइंट, वाटर, इथेनॉल, HF और NH3, ठीक है, वाटर, इथेनॉल, HF और NH3, ये चार ऑप्शन है, इनमें आपने बताना है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वाटर है, वाटर का 100 है, इथेनॉल है तो इथेनॉल का राउंड अबाउट 78 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड है, HF है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड है और NH3 है जो कि -33 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपको याद होना चाहिए, राइट इट विद यू बाय द वे, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट इज 98, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 99 हम देखते हैं एंड दैट इज which of the following is strongest intermolecular forces, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी है, तो नीचे वाले में से आयन डाइपोल दिया है, तो दैट इज एक्चुअली द सी नंबर ऑप्शन। नाउ वी आर द सेंचुरी की तरफ आते हैं 100 एंड दैट सेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन्वॉल्वड इन, किस में इन्वॉल्व है, नंबर ए, क्या सॉल्युबिलिटी में इन्वॉल्व है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व है, क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व है, डिटर्जेंट्स में इन्वॉल्व है या ऑल में इन्वॉल्व है, तो हम कहते हैं भाई डी, तो हमारे पास जो सेंचुरी है वो डी पर खत्म होती है। नहीं एक्चुअली ये 101 है, वो सेंचुरी सेज 100 सेज which one has lowest vapor pressure at 20 डिग्री सेल्सियस,
20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे कम वेपर प्रेशर किसका है? वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, डाई इथाइल ईथर। ये आपने बताया भाई, ईथर का तो सबसे ईथर जो होता है, अब देखो इसमें से आपने देखना है ना कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। क्या देखेंगे? सबसे बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट नहीं, सॉरी, वेपर प्रेशर की हम बात करते हैं ना, वेपर प्रेशर या इवापोरेशन। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे कम वेपर प्रेशर जो है वो वाटर का होगा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 100 इज डी, 99 इज सी। ठीक है, ओके, अब आते हैं 101, 101 की तरफ। ओके, वैसे ये वाला टेस्ट जो है वो काफी ज्यादा मार्क्स पे वो हो गया था, टॉप हो गया था। और इससे पहले वाला बहुत कम मार्क्स है, 137 पे, ये 160 से ऊपर, 180 मेरे ख्याल से 70 की लगभग टॉप हो गया है। ये वेरी करता है इन क्या नाम है, टॉपिक टू टॉपिक या चैप्टर टू चैप्टर। बात चैप्टर आसान है, इसमें आप जाके 180 भी ले लेते हैं। बात चैप्टर मुश्किल होते हैं जिसमें आप 120 130 पे टॉप कर लेते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है, एंड इट सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एग्जिबिट द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये तो हो गया यार, नहीं हुआ। हाँ, बिकॉज ऑफ डैश एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म मिक्स टुगेदर इजीली। 102 नंबर एमसीक्यू है, एंड इट सेज कि किसकी वजह से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, अच्छा ये अपने साथ लिखिएगा, ये जो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन नहीं है, इनका स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक स्पेशल केस है, जिसमें कौन कौन, जिसमें एक तरफ होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और प्लस उसके साथ क्या होता है, एसीटोन। ये क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो ये स्पेशल केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऑप्शन चाहे वो एमसीक्यू जैसे भी दें, आपको पता होना चाहिए, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो एक दूसरे के साथ वो मिक्स भी होगा। तो वी हैव द ऑप्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दैट इज ए। 103 नंबर ऑप्शन, 103 नंबर एमसीक्यू says which one of the following substances exhibit the strongest hydrogen bond to water? पानी के साथ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसका है? इथेनॉल, डाई मिथाइल ईथर, फिनोल और इथाइलामीन। So that is option number A, ethanol. Okay, next one, 104, 104. It says that in the ice crystal lattice, every oxygen atom in the water molecule is connected to a distinct oxygen atoms N4। मतलब है कि आपके पास आइस है, तो आइस में ये मैंने लिखा, एक ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है? हम कहते हैं चारों के साथ अटैच होता है, विद 4। तो हम 104 में 4 देखेंगे, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड देन 105 नंबर ऑप्शन सेज दैट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, भाई जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है वो कौन से बॉन्ड होते हैं उनमें? ये कहता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ टू हेलिक्स, टू चेन्स ऑफ डीएनए दैट इज coiled अराउंड वन अनदर। और ये बताना है कि उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, बताओ डीएनए में कौन सा बॉन्ड होता है? तो डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और 105 में हम हाइड्रोजन बॉन्ड ढूंढेंगे, दैट इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब डीएनए होता है ना ऐसा, तो डबल ये जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनाब, व्हाई डज आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेक अप मोर स्पेस देन वाटर? कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब होता है, आइस जो है, आइस नहीं है, तो आइस ज्यादा जगह घेरता है, टेक्स अप मोर स्पेस, यानी ज्यादा जगह घेरता है। क्यों? व्हाई? तो हम कहते हैं बिकॉज देयर आर एम्प्टी स्पेसेस, या वॉइड्स भी इसको कहते हैं, VOIDS। अच्छा, याद रखना, वॉइड्स भी कहते हैं। तो हमारे पास 106 नंबर ऑप्शन नंबर है, 106 में ऑप्शन होगा एम्प्टी स्पेसेस, एंड दैट इज ए, ऑप्शन नंबर ए। 107, 107, 107 ऑप्शन है, लिक्विड फ्लोज बिकॉज, लिक्विड क्यों फ्लो करता है? जल्दी जल्दी बताना आपने। ये इसलिए फ्लो करता है, intermolecular forces between they are weak enough to allow the molecules to move around, और intermolecular forces between molecules are weak enough to allow the molecules to move around। फिर कहता है कि the intermolecular forces between molecules are weak enough to allow atoms to form different types of molecules, या the intramolecular forces are weak। आपने 107 में बताना है कि भाई इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, हमने कहा
इसमें A number option, the intermolecular forces between molecules are weak enough to allow the molecules to move around. इसमें है ऑप्शन नंबर A is correct. नेक्स्ट आते हैं, that is 108. 108 में ओके 108 में इसकी तरह 108 number option and it says yes. 108 says that which of the following is common in both liquid and gas. वो कौन सी चीज है जो दोनों में कॉमन है? नंबर 1 फ्लो, फिक्स शेप, weak intermolecular forces, then solids, and all of the answers are correct. या सब के सब ठीक हैं? आपके क्या ख्याल है, कौन सा ठीक है? तो हम कहेंगे भाई जनाब इसमें ठीक है ऑल ऑफ देम, राइट? देखो हम ही कहते हैं कि बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, ये फ्लो भी कर सकते हैं. नंबर बी, नेदर द लिक्विड्स नोर गैसेस हैव फिक्स शेप, दोनों की शेप फिक्स नहीं है. नंबर सी, both liquids and gases have weaker intermolecular forces than solids, दोनों में है. एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट 109 says that structure of amorphous solid is, तो ये है irregular, सी नंबर. एंड 110 इस जल्दी जल्दी में बताऊंगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन SCC यानी सिंपल क्यूब में बताओ कितने पार्टिकल्स हैं? तो ये 1 ही होता है, एक. एंड देन amorphous solid have, इनकी बताओ ज्योमेट्री कैसी है? ये कहते हैं नो डेफिनेट ज्योमेट्री, no definite heat of fusion, no sharp melting point, and all of the above. तो 111 में अब क्या कहते हैं, सब के सब हैं या एक है? हम कहते हैं देखो अमॉर्फस हम इसको कहते हैं जिसकी शेप भी डेफिनेट नहीं होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होता. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 112 इट सेज व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोवेलेंट क्रिस्टल इज इनकरेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट गलत है 112 में? आपने बतानी है. दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मेल्टिंग पॉइंट उनके ज्यादा होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल से कोवेलेंट का. ऑफ कोर्स ये तो ठीक है मेरे ख्याल में, राइट. दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. दे आर सॉफ्टर देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, नो दे आर कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स हैं. तो क्या ख्याल है आपका? 112 में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. देखो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं और कोवेलेंट हार्ड होते हैं, ये लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो इसलिए. नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, इसको यूनिट सेल कहते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. 114 says that in general which solid is the hardest, कौन सा? आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट? तो हम कहते हैं भाई ये जो है डी कोवेलेंट जो सॉलिड है सबसे ज्यादा सख्त होता है. नेक्स्ट आता है which one has maximum lattice energy, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? NaCl, NgCl2, AlCl3 या SiCl4. तो 115 में we say the option number C is the correct one. Okay, next 116. 116 आता है एक मिनट. What kind of crystalline structure is seen in the following image? आपने बताना ये है कि ये जो इमेज है इसमें आप क्या देखते हैं, जरा इसको देखिएगा कैमरा के अंदर, आपको नजर आई सही. ये जो ऑप्शन है ये वाला देखो, ये कौन सा क्रिस्टल है? ये आप बताना है, ये मॉलिक्यूलर है, ये आयनिक है, कोवेलेंट है या मेटालिक है? तो अगर हम इसको देखें ये मेटालिक क्रिस्टल है, ये क्या है? ये मेटालिक सॉलिड है. तो आपने बताना है दिस इज मेटालिक सॉलिड, दिस इज अ metallic, that is option number C is the correct one. Okay, 117, which of the following substance is not amorphous? ये नीचे से में से बताना है कि amorphous कौन सा नहीं है. ग्लास, प्लास्टिक, लेड एंड रबर, ये कौन सा amorphous नहीं है. ठीक है. तो 117 में हमने बताना है that is option number C, right? lead, that is C. Okay. And 118, 118 says that what kind of solids are considered a real solid? किसको रियल सॉलिड कहते हैं? देखो क्रिस्टलाइन को रियल सॉलिड कहते हैं, अमार्फस को सूडो सॉलिड कहते हैं, तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ठीक है. एंड दैट इज सी. 118 इज सी नंबर ऑप्शन. ओके,
ये जो नेक्स्ट है दैट इज 119, 120, 121 and 122. Okay, 119 says जल्दी, ice is a type of crystal. ये किस टाइप का क्रिस्टल है? तो हम कहते हैं ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, मॉलिक्यूलर, ठीक है। एंड द ऑप्शन इज बी। Okay, the arrangement of sodium ion around chlorine ion in NaCl is, ये कौन सा है? ट्राइगोनल, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल, ये क्यूबिक? ये क्यूबिक है, इसको हम कहते हैं क्यूबिक। अच्छा, ये NaCl नहीं है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, FCC बनाता है एक्चुअली। Which statement regarding ionic solid is correct? हमने correct बताना है, and that is 121 says that they are the only crystalline solids that exist as individual crystal, अकेले रहते हैं। Intramolecular forces are weak in ionic solid, इनमें intramolecular forces कमजोर होती है। They are brittle, ये brittle है, टूट जाते हैं। And the good conductor of electricity, so the option number C, ये brittle है, ये ठीक है। And the last of MCQ, certain substances function as efficient electrical conductors in both their liquid and solid states. They are called, मतलब ये कहते हैं कि वो कौन है कि जो पानी में डालो तो भी कंडक्टर है और सॉलिड है तो भी कंडक्टर है। वो हमारे पास एक ही है, वो है मेटालिक। वो कौन है? मेटालिक। तो ऑप्शन मेटालिक ढूंढो कौन सा है, एंड दैट इज बी। द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। Anyways, this was all about the test number 2 discussion. ये बहुत ही आसान था और हमने कोशिश की कि आपके साथ कम से कम टाइम में और डिटेल में दे, लेकिन इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी। फिर भी अगर आपको कोई मसला है, यू कैन राइट टू अस डाउन बिलो। मेरा नाम है अली सुरेश, मैं एम कैट एक्सपर्ट फॉर द 14 ईयर्स, दिस इज माई 15th ईयर, मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको मसला है किसी भी एमसीक्यू में, किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी ट्रिक में, किसी भी शॉर्टकट में, कहीं भी आपको मसला है केमिस्ट्री में, यू कैन राइट टू मी डायरेक्टली बिलो, या आप अकेडमी, योर्स कोचिंग अकेडमी में डायरेक्ट जो आ सकते हैं, एंड वी कैन सॉल्व द एमसीक्यू एंड योर प्रॉब्लम। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई टेस्ट, नई कंसेप्ट के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।